नमस्कार दोस्तों, रेडी एग्जाम चैनल पर मैं विनय कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैनल पर एक नए विषय को लेकर के शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यह विषय न केवल उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैसे यूपी में सुपर टेट की परीक्षा होती है, मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 1 वर्ग 2 की परीक्षा होती है, केवीएस की परीक्षा होती है, DSSB की परीक्षा है या आर्मी पब्लिक स्कूल में जहां भी पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं वो वहां पर आपको निश्चित रूप से इन प्रश्नों पर फायदा होने वाला है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ने से पहले एक शब्द है मनोविज्ञान, उसे जरूर जानना होगा कि ये जो मनोविज्ञान शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कैसे हुई है। तो आइए सबसे पहले हम लोग मनोविज्ञान शब्द को देखते हैं। ये जो मनोविज्ञान शब्द है, मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति आखिर हुई कहाँ से और किसने इसकी उत्पत्ति की, कैसे यह एक विषय के रूप में आया। तो देखिए, ये जो मनोविज्ञान शब्द है ये सबसे पहले स्वतंत्र विषय मनोविज्ञान नहीं था, यह दर्शन शास्त्र के अंतर्गत था। यह विषय दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था और इसको दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता था। अर्थात ये कहें कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो दर्शन शास्त्र से हुई है। और इस दर्शन शास्त्र में प्रारंभ में सबसे पहले जो इसकी विषय वस्तु थी वो थी आत्मा, वो थी ब्रह्म, वो थी मोक्ष या ईश्वर। प्रारंभ में ये जो दर्शन शास्त्र था, इस दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु आत्मा होती थी, ब्रह्म होता था, मोक्ष होता था या हम ये कहें ईश्वर। इन्हीं विषयों के अंतर्गत इसको अध्ययन किया जाता था। इसी वजह से जब शुरुआत में मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट किया गया या स्वरूप स्पष्ट किया गया तो इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया, यानी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और ऐसा मानने वाला व्यक्ति था अरस्तु। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, इन लोगों ने प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। अब ये जो मनोविज्ञान शब्द है, इस शब्द की और सरल व्याख्या करते हैं। ये जो मनोविज्ञान शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी से बना है। मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी से बना है, यानी ये शब्द जो है ये तो अंग्रेजी भाषा का है और ये जो साइकोलॉजी है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। एक को कहते हैं साइके और दूसरे को कहेंगे लोगस। लोगस, ठीक है। साइके का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान, अध्ययन। लोगस का अर्थ है अध्ययन या विवेचना कह सकते हैं। इस प्रकार से प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान। और इस आत्मा के विज्ञान को लेकर के लंबे समय तक इसी रूप में इसको स्वीकार करते जाता रहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बड़ा दोष था। क्या दोष था? दोष यह था कि ये जो आत्मा है, इस आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई प्रकार नहीं है। यह आत्मा अमूर्त है,
ये जो आत्मा है यह अमूर्त है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ना तो इसको हम देख पा रहे हैं, ना महसूस कर पा रहे हैं, ना हम इसके बारे में वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर पा रहे हैं। लेकिन और हम कह रहे हैं कि आत्मा का विज्ञान, जहां भी हम विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं इसका मतलब हम उस विषय को एक तो क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, प्रयोग के माध्यम से अध्ययन करते हैं। यदि जब तक हम उस विषय को प्रयोग नहीं करते हैं या प्रयोगों के द्वारा से हम उसे सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तब तक हम उसे विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस परिभाषा को प्रारंभिक शुरुआती दौर पे तो स्वीकार किया गया, परंतु जैसे जैसे विकास हुआ तो इसे अस्वीकार कर दिया गया और अस्वीकार करके अब इसकी जगह एक नया विज्ञान माना गया, जिसे कहा गया मन का विज्ञान। मन का विज्ञान। दोस्तों आगे चल करके इसी शब्द में इसका स्वरूप बदल गया और अब इस साइके शब्द को मन का विज्ञान कहा गया। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। दोस्तों मन का मतलब यहां पर माइंड से है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति थे उनमें जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो है पैम्पालॉजी। दोस्तों ये जो पैम्पालॉजी हैं ये इटली के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और इनका जो समर्थन करने वालों में से हैं उसमें एक व्यक्ति है जॉन लॉक हैं, एक व्यक्ति हैं जॉन लॉक हैं, एक व्यक्ति का नाम आता है, एक मिनट अभी हम बता, एक व्यक्ति का नाम आता है हॉब्स, ठीक है। हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, कांट हैं। इन्होंने इसे आत्मा का विज्ञान ना मान करके बल्कि मन का विज्ञान कहा। लेकिन इनके मन के विज्ञान को मानने में भी अनेक दोष थे, जैसे मन का भी वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण नहीं किया जा पा रहा था, अर्थात अभी भी इसमें एक दोष निश्चित विद्यमान था कि मन का कोई अमूर्त नहीं है, वो उसका कोई स्वरूप निश्चित नहीं था, ना ही उसको हम देख पा रहे थे। इसलिए 17वीं शताब्दी तक में इसे भी धीरे धीरे करके अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है, इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। यानी कि इस मन के विज्ञान को, इस आत्मा के विज्ञान की जगह अब नया नाम दिया जा रहा है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, मन का विज्ञान यानी सबसे पहले आत्मा का विज्ञान आया, फिर मन का विज्ञान आया और धीरे धीरे करके इन दोनों को भी अस्वीकार कर दिया गया। अब इसे एक नया शब्द दिया गया चेतना का विज्ञान, ठीक है। अब जो चेतना का विज्ञान दिया गया तो उसके मानने में कई चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात हुई मनोविज्ञान में, एक पहली बार मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हो पाई। अर्थात मैं ये कहूं कि मनोविज्ञान में सबसे पहली बार एक प्रयोगशाला बन पाई जिसे विलियम वुंट ने स्थापित किया था, और स्थापित किया था 1879 में। 1879 में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। सबसे पहली बार मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट ने स्थापित की। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कब की। दोस्तों ये कहां पर हुई? तो एक जर्मनी का शहर है लिपजिंग। पहले ये नगर था, बाद में इसी नगर के नाम से लिपजिंग विश्वविद्यालय बना।
यहां पर ही मनोविज्ञान की हम ये कहें कि प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। ठीक है, कब की गई? 1879 में। किसने की? विलियम वुंट ने की। और इस जो लिप्जिग विश्वविद्यालय है, आगे चल करके, चूंकि एक आप जानते हैं कि जर्मनी के ही महान दार्शनिक हुए कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स के नाम पर ही इस विश्वविद्यालय का नाम बदल करके कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो विश्वविद्यालय कर दिया गया, अर्थात ये कहें कि अब इसे वर्तमान में आधुनिक नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जहां पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। दोस्तों, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है, और विलियम वुंट ने ही एक नए विज्ञान के रूप में एक नया नाम दिया, जिसे कहेंगे चेतना का विज्ञान या चेतन अनुभूति का विज्ञान। तो आइए अब हम लोग चेतन अनुभूति के बारे में अध्ययन करते हैं कि चेतन का विज्ञान क्या कहलाता है। ठीक है, चेतन का विज्ञान। तो आइए अब देखते हैं चेतन का विज्ञान। चेतन का विज्ञान या इसे चेतन अनुभूति भी कहते हैं। चेतन अनुभूति, चेतन अनुभूति। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले चेतन का विज्ञान समझने से इसको लेकर के कौन आया? विलियम वुंट। और इसका जो समर्थन किया, इसका समर्थन इनके शिष्य हैं टिचनर, इन्होंने इसका समर्थन किया। अब इस चेतन के विज्ञान को समझने से पहले चेतन शब्द को समझना होगा कि आखिर चेतन है क्या। तो देखिए, चेतन में तीन चीजें विद्यमान होती हैं। एक तो संवेदन, दूसरा भाव यानी फीलिंग, और तीसरा प्रतिमा यानी इमेजिनेशन। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक चीज याद रखिए कि जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारी 5 इंद्रियां हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 इंद्रियों से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और उस ज्ञान का जो हमारे प्रवाह है वो सबसे पहले चेतन में जाता है। ठीक है, उस चेतन से हमारे मन में एक संवेदना उत्पन्न होती है। जैसे हम एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, तो जो मृत व्यक्ति को देखना हुआ वो क्या है? संवेदना है। मृत व्यक्ति को देख करके हमारे मन में एक दुख का भाव आता है, अर्थात हमको एक फीलिंग उत्पन्न होती है, और उस भाव से उसको देख करके हमारे मन मस्तिष्क में एक प्रतिमा बनती है। अर्थात जब हम देखेंगे कि 3 तत्व आपस में मिलते हैं, संवेदन, भाव और प्रतिमा, तो इन तीनों को मिला करके हम इसे चेतन शब्द प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसमें भी एक समस्या थी कि इसका भी अध्ययन वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं किया जा पा रहा था। इस वजह से इनके भी अध्ययन को अस्वीकार कर दिया गया, और इनके जो अध्ययन है, इस अध्ययन को संरचनावादी का नाम दिया गया। संरचनावादी, अर्थात जो विलियम वुंट है और टिचनर हैं, ये दोनों क्या हैं? संरचनावादी हैं। आगे चल करके 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में इनके इस सिद्धांत को भी नकार दिया गया, और अब इसमें एक नया रूप मिला, जिसे हम कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। यानी कि आगे चल करके चेतन के विज्ञान को हटा करके अब इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। अर्थात यह कहा गया कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार में किसके व्यवहार का विज्ञान? क्या मानव के व्यवहार, या पशुओं के व्यवहार, या बालक के व्यवहार, या प्राणी के व्यवहार? किसके व्यवहार का अध्ययन? तो उत्तर होगा प्राणी के व्यवहार। क्योंकि इसमें इसके अंतर्गत पशु भी आएंगे, पक्षी भी आएंगे, बालक भी आएंगे, मानव भी आएगा। इस सभी के अध्ययन को हम लोग व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। अब व्यवहार में अनेक क्रियाएं हैं, जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना, रोना, ये सारी क्रियाओं का अध्ययन करना
व्यवहार का विज्ञान कहेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर भी एक समस्या आई कि क्या सिर्फ व्यवहार का अध्ययन करना इसे उचित रूप से सही होगा? तो नहीं, आगे चल करके एक वर्तमान समय में एक नया, इसके साथ में एक नई चीज और जोड़ दी गई कि मनोविज्ञान न केवल व्यवहार का अध्ययन है बल्कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। तो अब इसकी जो सही परिभाषा बनी, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। इस व्यवहार के अंतर्गत हम उठना, बैठना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, सारी चीजें आ जाएंगी। और मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत संवेगात्मक विकास, संवेग, भाव, चेतना, स्मृति, विस्मरण, इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम कहें तो मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। वर्तमान समय में इसकी यही परिभाषा को स्वीकार किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पर मैं छूट गई कि जो चेतन का विज्ञान था, चेतन के विज्ञान में विलियम वुंट थे जो, इन्होंने जब प्रयोगशाला स्थापित की तो उस प्रयोगशाला में किस विधि के द्वारा अध्ययन किया? तो उसमें उस विधि का नाम है अंतर्निरीक्षण विधि, या इसी को एक और नाम दिया जाता है आत्मगत प्रेक्षण विधि। कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि चेतन के विज्ञान के अध्ययन के लिए विलियम वुंट ने निम्नलिखित विधियों में से किन विधियों का प्रयोग किया? तो या तो आप कहें अंतर्निरीक्षण विधि या आत्मगत प्रेक्षण विधि। ये होती क्या है दोस्तों? इसके बारे में हम लोग बहुत सारी विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रेक्षण विधि क्या होती है, सहसंबंध विधि क्या होती है, आगे चल करके हम इसको बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है अंतस, यानी कि अपने अंदर स्वयं को देखना, स्वयं को देख करके अपने अंदर अध्ययन करना, स्वयं की अनुभूतियों का अध्ययन करना अंतर्निरीक्षण विधि कहलाती है। ठीक है। इस विधि के माध्यम से चेतन के विज्ञान का अध्ययन किया गया था। ठीक है। तो अब दोस्तों लास्ट में हम इसको निष्कर्ष रूप में एक परिभाषा के रूप में देख सकते हैं कि विलियम वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी। तो अभी तक आपने जो विज्ञान देखे कि आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान, इसी संबंध में विलियम वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी है। आइए इस परिभाषा को देखते हैं। इन्होंने कहा कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद अपनी चेतना खोई, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। अर्थात हम देखें इसी परिभाषा में एक पूरा विकास क्रम आपको दिखाई देता है कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर यह मन या मस्तिष्क का विज्ञान हुआ, फिर यह चेतना का विज्ञान हुआ, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। इसी प्रकार से मनोविज्ञान की और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। आइए कुछ मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक तो स्किनर की परिभाषा को बार बार पूछा जाता है, और मॉर्गन की परिभाषा है जो उसे भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले मॉर्गन की परिभाषा को देखते हैं। मॉर्गन ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व पशुओं का अध्ययन है। मॉर्गन एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा मनोविज्ञान मानव व पशुओं का अध्ययन है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जब हम व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे, बताया था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत केवल मानव के विज्ञान का अध्ययन नहीं करते बल्कि पशुओं के विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं, अर्थात पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं। एक व्यक्ति है वॉटसन, जेबी वॉटसन,
उन्होंने भी मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा, मनोविज्ञान व्यवहार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। इन्होंने 3 तरीके की परिभाषाएं दी है। एक तो कहा निश्चित विज्ञान है, दूसरा शुद्ध विज्ञान है, तीसरा धनात्मक विज्ञान है। जब भी आपको यह परिभाषा दिखाई दे कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह परिभाषा वाटसन की है, जेबी वाटसन, जॉन ब्रूडफ वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह भी परिभाषा वाटसन की है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह भी परिभाषा वाटसन की है। आइए सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा देखते हैं क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो, दोस्तों क्रो एंड क्रो ये हस्बैंड और वाइफ हैं, इसलिए इनका नाम इनके टाइटल से दिया गया है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी? क्रो एंड क्रो, क्रो और क्रो क्या कह रहे हैं? मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी है। ठीक है, इस प्रकार से स्किनर की एक परिभाषा है, बीएफ स्किनर ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। उपर्युक्त परिभाषाओं से निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सभी में एक शब्द तो कॉमन निकल के आया है, व्यवहार। ठीक है, मानव पशुओं का अध्ययन है। तो हम वर्तमान में यह कह सकते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एवं मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ठीक है, आज हमने मनोविज्ञान का अर्थ को समझा, मनोविज्ञान का क्रमिक विकास कैसे कैसे हुआ और मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो आपके परीक्षा से पूछी जा सकती हैं। अब देखो दोस्तों, इन्हीं में से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मैंने जब कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में किसने स्वीकार नहीं किया? अब नहीं किया में से आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। एक विकल्प हो जाएगा प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे या विलियम वुंट। तो इसमें आंसर हो जाएगा विलियम वुंट, क्योंकि विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इसी प्रकार से कोई और नाम देकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ठीक है, आज हमने इन सारी चीजों को देख लिया। धन्यवाद। आगे हम इसी प्रकार से इस श्रृंखला को जारी रखेंगे और आप लोग इसी तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।